स्वागत है हमारी दीवार एकेडमी बुलाना में। और आज हम आपको बताने वाले हैं कि हमारे टीम के जो एक न्यू मेंबर है, बहुत ही वरिष्ठ है, वो हमारी टीम के पहले थे लेकिन कुछ प्रॉब्लम के कारण ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले पा रहे थे। और आप सबका कमेंट बॉक्स और सर को कॉल भी आया कि सर हमें उन टीचर की ज़रूरत है जो कि सब्जेक्ट है बायो। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि आज से प्रॉपरली बायो की क्लास भी स्टार्ट होने वाली है। और बड़ी खुशखबरी की बात है कि आपके वही पुराने टीचर, वही सम्मानीय टीचर, जहाँ तक मुझे पता है और हमारे वरिष्ठ सरों के माध्यम से भी मुझे पता चला है कि उनको लगभग 15 साल का अनुभव है। तो आइए हम उनको इनवाइट करते हैं और उनका हमारे यूट्यूब चैनल और हमारी टीम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो हम उनके लिए एक और विशेष करेंगे और आपके लिए विशेष करेंगे कि आप उनके चैनल को कंटिन्यू, उनके वीडियोस को कंटिन्यू देखें ताकि आपको घर बैठे वो अपनी सुविधा दे सके, वो अपने वीडियो के माध्यम से आपको अच्छे तरीके से समझा सके और आप सब लोगों का प्यार पा सके। नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र गहलोत, आप सभी का तिवारी एकेडमी कोचिंग क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। आज मैं कक्षा 12वीं का यूनिट फर्स्ट का चैप्टर फर्स्ट है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो आपको समझाने के लिए ऑनलाइन क्लासेस के अंतर्गत उपस्थित हुआ हूँ। इस वीडियो को आप अच्छे से देखें और समझें। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रजनन। ये प्रजनन सबसे पहले तो ये रिप्रोडक्शन इसको इंग्लिश में बोलते हैं। और सबसे पहले सवाल ये खड़ा होता है कि प्रजनन होता क्या है। तो हम इसकी डेफिनेशन क्लियर कर लेते हैं कि प्रजनन किसे कहते हैं। तो प्रजनन का सीधा सा अर्थ होता है कि चाहे वो वनस्पति हो या प्राणी हो। विज्ञान की दो शाखा है, जूलॉजी एंड बॉटनी। तो चाहे वनस्पति हो या जंतु हो, जब ये दोनों अपने समान नई संतानों को जन्म देते हैं या अपने समान नए जीवों को जन्म देते हैं तो उसे ही प्रजनन कहते हैं। लोग लिख सकते हैं कि जब कोई जीव अब जीव चाहे वो वनस्पति का हो या फिर जंतु का हो, ये दोनों में से जब अपने समान नई संतानों को जन्म देते हैं तो उसे प्रजनन कहते हैं। सीधी सी डेफिनेशन है इसकी, जब कोई जीव चाहे वो बॉटनी हो या जूलॉजी हो अपने समान नए संतानों को जन्म देते हैं तो उसे प्रजनन कहते हैं। अब हम इसका उद्देश्य पढ़ते हैं कि रिप्रोडक्शन के उद्देश्य क्या होते हैं। तो इसके जो उद्देश्य होते हैं, अगर उद्देश्य की बात की जाए तो प्रजनन क्यों होता है, तो प्रजनन का सीधा सा अर्थ है कि जीव अपनी संतानों को बनाए रखने के लिए, प्रकृति में अपनी संतानों को बनाए रखने के लिए प्रजनन करता है। मुख्य है, ये पॉइंट लिख सकता हूं, जीव का संरक्षण। और दूसरा मुख्य पॉइंट होता है इसका अपनी संतानों को बनाए रखना। अपनी संतानों को बनाए रखना, ये इसके दो बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट होते हैं। परंतु इनका भी बेस होता है। अगर उस बेस की बात की जाए, दोनों का बेस होता है वो है पोषण। अगर इनका भी बात की जाए तो ये होता है पोषण, इसको इंग्लिश में हम न्यूट्रिशन कहते हैं। तो ये मैंने आपको बताया कि प्रजनन क्या होता है, तो इसका मुख्यतः उद्देश्य क्या होता है। तो ये सीधा सीधा अपनी संतानों को प्रकृति में बनाए रखने के लिए प्रत्येक जीव जन्म करता है और उनका संरक्षण करता है ताकि उनकी पीढ़ी बनी रहे और उनकी पीढ़ी के जो आनुवांशिक लक्षण होते हैं वो एक पीढ़ी से
दूसरी पीढ़ी में ट्रांसलेट हो सके। अब हम लोग इसके बाद पढ़ते हैं प्रजनन के प्रकार। प्रजनन के प्रकार हम बात करते हैं प्रजनन के प्रकार, टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इसको इंग्लिश में कहते हैं। अगर प्रजनन के प्रकार की बात करते हैं तो पहले प्रजनन के जो रहते हैं हम अलग अलग भागों में डिवाइडेशन कर लेते हैं कि वनस्पति में कैसा प्रजनन होता है। वनस्पति की बात की जाए और एक प्राणी, इसको पोस्टर नाम तंतु में लिख सकते हैं, इसको बॉटनी बोलते हैं इंग्लिश में और इसको जूलॉजी बोलते हैं। अगर प्राणी में प्राणी की पहले हम लोग अगर वनस्पति में अगर प्रजनन की बात करते हैं तो वनस्पति में मुख्य रूप से 3 प्रकार का प्रजनन पाया जाता है। नंबर 1 पे है कायिक प्रजनन, नंबर 2 पे है आलिंगिक प्रजनन, नंबर 3 पे है लैंगिक प्रजनन। ये मुख्य रूप से वनस्पति के को भी 3 प्रकार के प्रजनन में डिवाइडेशन किया गया है, कायिक प्रजनन, आलिंगिक प्रजनन और लैंगिक प्रजनन। प्राणी जगत की बात की जाए तो इसको मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। आलिंगिक प्रजनन और लैंगिक प्रजनन। ये प्रजनन के प्रकार है। वनस्पति में 3 प्रकार के और प्राणी में 2 प्रकार के, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इधर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम लोग सबसे पहले वनस्पति में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को पढ़ते हैं, कायिक प्रजनन को पढ़ते हैं कि कायिक प्रजनन क्या है। कायिक प्रजनन सबसे पहले हम लोगों को कायिक प्रजनन समझना है कि कायिक प्रजनन क्या है। तो कायिक प्रजनन की डेफिनेशन में बता रहा हूं आप लोगों को कि जो पौधे होते हैं उन पौधों के पुष्प को छोड़कर, पौधों के पुष्प को छोड़कर, मैं परिभाषा लिख रहा हूं, पौधों के पुष्प को छोड़कर, पुष्प को छोड़कर शेष जो भाग होते हैं, शेष भाग पुस्तक में आप जड़ पत्ती तना लिख सकते हो, जड़, रूट, पत्ती, लीफ एंड स्टेम, तना आदि। पौधों के पुष्प को छोड़कर, पुष्प को इसलिए छोड़ना है क्योंकि पौधों में जो पुष्प होता है वो पुष्प लैंगिकरण का कार्य करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कार्य करता है। इसलिए पुष्प को छोड़कर, पुष्प को छोड़कर, ये हम लोगों को पता होना चाहिए कि पुष्प को क्यों छोड़ा जा रहा है। यहाँ पर पुष्प को इसलिए छोड़ा जा रहा है क्योंकि पुष्प जो रहता है वो पौधों में लैंगिक जनन का कार्य करता है। इसलिए पौधों के पुष्प को छोड़कर शेष जो भाग होती है, चाहे रूट हो, स्टेम हो या लीफ हो, इन चीजों से जब नए पौधों का निर्माण होता है तो इस प्रकार के प्रजनन को वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं या कायिक प्रजनन कहते हैं। पौधों के पुष्प को छोड़कर शेष भाग जड़, पत्ती, तना आदि से जब अपने समान नए पौधों का निर्माण होता है तो उसे कायिक प्रजनन कहते हैं। ठीक है, डेफिनेशन समझ में आ गई।
पौधों की पुष्प को छोड़कर जो शेष भाग होते हैं, इनसे जब अपने समान नए पौधों का निर्माण होता है तो उसे कायिक प्रजनन कहते हैं। कायिक प्रजनन के भी कुछ प्रकार है, लोग उनको पढ़ लेते हैं, क्रम से पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। अगर कायिक प्रजनन के प्रकारों की बात करते हैं तो कायिक प्रजनन जो रहता है ये पेड़ पौधों में कृत्रिम रूप से होता है। यही हम लोगों को याद होना चाहिए। कभी ऑप्शन में प्रश्न आ जाता है कि पेड़ पौधों में जो कायिक प्रजनन होता है वो किस प्रकार से होता है, तो हम लोगों को बताना पड़ेगा कि कायिक प्रजनन कृत्रिम रूप से कायिक प्रजनन होता है। तो जो कृत्रिम रूप से जो कायिक प्रजनन होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, कृत्रिम रूप से कायिक प्रजनन। तो नंबर 1 पे होता है कलम, कलम लगाना, कलम द्वारा प्रजनन। कलम द्वारा प्रजनन। अब ये कलम द्वारा हम लोग देखते हैं, जैसे अंगूर है, गुलाब है, ये जो पौधे होते हैं, इन पौधों की जो शाखाएं होती है, ब्रांचेस होती हैं, मेन पौधों की जो मात्र पौधों की जो शाखा होती है, जब मैचुरेशन स्थिति में आ जाते हैं, परिपक्व अवस्था में आ जाते हैं, ऐसी स्थिति में जब उनकी शाखाओं को मात्र पौधे से आइसोलेट करके अगर अन्य जगहों पर स्थानांतरित कर दिया जाता है तो हम देखते हैं कि कुछ समय बाद वहां से एक नए पौधे का निर्माण हो जाता है। तो इसे कलम द्वारा प्रजनन कहते हैं। ये कायिक प्रजनन के अंतर्गत है। कायिक प्रजनन के भी और भाग होते हैं, ठीक है। कलम द्वारा प्रजनन तो हम लोगों आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कलम द्वारा। तो अंगूर है या फिर गुलाब बताया, उनकी जो कलम होती है उनको हम लोग जब मात्र पौधे से आइसोलेट करके दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करते हैं तो कुछ समय के बाद उस अलग हुए भाग से रूप निकलती हैं और अपने समान नए पौधों का निर्माण हो जाता है। नंबर 2 पे आता है और लेयरिंग विधि। ये बहुत महत्वपूर्ण विधि है 12वीं कक्षा के लिए। लेयरिंग विधि ये बोर्ड परीक्षा में भी आती है। ये जो लेयरिंग विधि को सचित्र समझाइए, कभी से जैसे प्रश्न भी आते हैं बोर्ड कक्षाओं में बारे में कि लेयरिंग विधि को सचित्र समझाइए, तो हम लोगों को नंबर 2 पे पढ़नी होगी लेयरिंग विधि। तो लेयरिंग विधि को मैं बता देता हूँ आप लोगों को कि जो लेयरिंग विधि होती है इसमें जो पौधे जो रहते हैं उनकी जो शाखाएं होती हैं उन शाखाओं को छीलकर जब भूमि के अंदर उनको दबाकर उनमें नमी बनाए रखते हैं तो उस समय के बाद उस दबे हुए भाग से कुछ जड़ें निकलती हैं और ऐसी स्थिति में हम लोगों को उस पौधे को मात्र पौधों से पृथक कर देना है। तो कुछ समय बाद वहां पर भी एक नए पौधे का निर्माण हो जाता है। जैसे हम लोग चमेली का पौधा देखते हैं, चमेली, इसका उदाहरण चमेली है, मेहंदी है, ये इसकी उदाहरण है मेहंदी। अब हम लोग चमेली के पौधे को थोड़ा सा चित्र के माध्यम से पढ़ते हैं। और इस तरह का स्ट्रक्चर है एक चमेली का पौधा, ये इसकी ब्रांचेस हैं, ये इसकी शाखा है। इन शाखाओं को ये मिट्टी है या भूमि है, ये इसकी ब्रांचेस हैं। इसकी शाखाओं को जब मिट्टी से ढक दिया जाता है, मिट्टी से ढक दिया जाता है तो ढके और नमी बनाए रखते हैं। तो जो ढके हुए भाग होते हैं उस ढके हुए भाग से कुछ समय के बाद कुछ जड़ें निकलती है, बारीक जड़ें निकलती है। ऐसी स्थिति में हम इस शाखाओं को मात्र पौधे से आइसोलेट करते हैं तो कुछ समय के बाद मात्र पौधे से एक नए पौधे का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार की विधि को लेयरिंग विधि कहते हैं। लेयरिंग विधि में कुछ भी नहीं बताना, आपको सीधे से बताना है कि इस प्रकार की विधि जिसमें जो पौधे होते हैं, पौधे जो रहते हैं उनकी शाखा को भूमि के अंदर नम मिट्टी में दबा दिया जाता है तो कुछ समय के बाद उस दबे हुए भाग से कुछ जड़ें निकलती हैं और वो जड़ें जब वो जड़ निकलती है ऐसी स्थिति में हम उसे मात्र पौधे से अलग कर देते हैं। तो कुछ समय के बाद उस
आइसोलेट भाग से एक नए पौधे का निर्माण हो जाता है, इसे हम लैरिंग विधि कहते हैं। लैरिंग विधि में हम लोग ये लिख सकते हैं कि ये चमेली का पौधा है, ये चमेली के पौधा, मेहंदी, ये इसके उदाहरण है। ये नंबर 2 की विधि क्लियर हो गई। नंबर 3 की जो विधि है वो है ग्राफ्टिंग विधि। नंबर 3 की विधि आती है ग्राफ्टिंग विधि। ग्राफ्टिंग विधि, ये जो विधि होती है इनमें दो पौधे की जो शाखा होती है उनको आपस में चिपका दिया जाता है, और दोनों जब चिपक जाते हैं, उदाहरण के लिए जैसे आप इसमें उदाहरण दे सकते हो नींबू। नींबू इसका अच्छा उदाहरण है। नींबू जो रहता है, जब इस नींबू के पौधों की जो शाखाएं होती है उसको छीलकर दूसरे पौधों की जो मैच्योरेशन बहुवर्षीय पौधा है उसके ऊपर उसकी शाखाओं पे लगाकर जब बैंडेज से बांध देते हैं तो कुछ समय के बाद दोनों पौधों के जाइलम और जो फ्लोएम होते हैं, जिन्हें संवहन मंडल कहते हैं, जो संवहन मंडल होते हैं वो अटैच हो जाते हैं। और एक आपने कई जगहों पर देखा होगा कि एक पौधे के ऊपर दो दो पौधे खड़े हो जाते हैं, तो वो ये ग्राफ्टिंग विधि हो सकती है। उसमें एक ही पौधे पर अनेक प्रकार के पौधे भी हम तैयार कर सकते हैं, जैसे नींबू है, संतरा है, ये सारे पौधे ग्राफ्टिंग विधि के द्वारा तैयार हो जाता है। इसमें एक पौधा जो मात्र पौधा होता है उसको उसकी शाखाओं को छीलना पड़ता है, उतना छीलना पड़ता है ताकि उसके संवहन मंडल दिख सके, जाइलम और फ्लोएम। और जो दूसरे पौधे जिसको लगाना है, जैसे नींबू को लगाना है, तो नींबू का जो पौधा होता है उसको भी छीलना पड़ता है और दोनों को बैंडेज से बांधना पड़ता है। तो कुछ समय के बाद दोनों के जो है संवहन मंडल अटैच हो जाते हैं और अपने समान नए पौधों का वहां निर्माण हो जाता है। तो ये 3 प्रमुख विधि है, कलम द्वारा प्रजनन, लैरिंग विधि और ग्राफ्टिंग। इन तीनों के, इसके नींबू इसका उदाहरण, लैरिंग विधि का चमेली, मेहंदी, और कलम द्वारा अंगूर, गुलाब, ये इसके उदाहरण। ये सारी विधि आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। काइक प्रजनन मैंने आप लोगों को वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इसको समझा दिया है, ये क्या होता है, कितनी विधियों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब हम इसके बाद ये समझने के बाद हम लोग नंबर 2 पे आता है आलिंगिक प्रजनन। आलिंगिक प्रजनन को पढ़ते हैं। आलिंगिक प्रजनन क्या होता है? नंबर 2 पे होता है आलिंगिक प्रजनन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब आलिंगिक प्रजनन जो रहता है मुख्य रूप से एक्वोसिटी जीवों में पाया जाता है, जंतु में भी पाया जाता है, पेड़ पौधों में पाया जाता है। तो आलिंगिक जनन जो रहता है इनमें जब कोई जीव सीधे ही अपने समान नई संतानों को जन्म दे देता है तो इस प्रकार के प्रजनन को आलिंगिक प्रजनन कहते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें नर गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स की आवश्यकता नहीं होती है। सिर्फ इसकी डेफिनेशन में बता देना कि जब कोई जीव सीधे अपने समान नई संतानों को जन्म दे देता है तो इस प्रकार के प्रजनन को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब ये आलिंगिक जनन के प्रकारों को पढ़ना पड़ेगा कि आलिंगिक जनन कितने प्रकार का होता है। डेफिनेशन आप लोगों को समझ में आ गई कि आलिंगिक जनन की क्या परिभाषा लिखना है। तो इस तरह से भी इसकी परिभाषा बता सकते हैं कि एक कोशिकीय जीवों में होने वाला वहां प्रजनन जिनमें अनुकूल स्थिति पर कोई जीव अपने समान नई संतानों को जन्म दे देता है तो इस प्रकार के प्रजनन को आलिंगिक जनन या आलिंगिक प्रजनन कहते हैं। अब इसके प्रकारों की बात की जाए, आलिंगिक जनन के प्रकारों की बात की जाए तो इसके मुख्यतः 6 प्रकार होते हैं। हम लोग प्रकार 1 पे चलते हैं, मुकुलन।
अब इसको मुकुलन को समझ लेते हैं, प्रकारों को स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं कि मुकुलन क्या है। कभी से भी प्रश्न आता है कि मुकुलन का उदाहरण बताइए, मुकुलन को समझाइए। तो मुकुलन का सीधा सीधा अर्थ होता है कि इसमें जीव या पेड़ उस पौधे के ऊपर या जीव के ऊपर एक उभार बन जाता है। जैसे कि मैं इसका उदाहरण हाइड्रा बताता हूँ, हाइड्रा इसका उदाहरण है। तो हाइड्रा जो है, हाइड्रा में क्या होता है, जैसे ये हाइड्रा है, ये मात्र हाइड्रा है, ये नंबर 1 की स्टेप है। नंबर 2 की स्टेप पर अगर जाते हैं हम लोग तो कुछ समय के बाद इसमें एक उभार बनता है। ये उभार आगे चलकर नंबर 2, नंबर 3 पर ये उभार जो रहता है आगे चलकर ये नए जीव को जन्म दे देता है, एक नया न्यू हाइड्रा बन जाता है। इसको बोलते हैं संतति हाइड्रा। ये तो इसको मुकुलन कहते हैं कि जब कोई, या फिर इसकी डेफिनेशन हम लोग समझते हैं कि मुकुलन क्या होता है। कभी प्रश्न आता है कि मुकुलन को समझाइए, तो मुकुलन को सीधे हम लोगों को समझाना है कि जब किसी जीव के शरीर के ऊपर एक उभार बन जाता है, तो ये जो उभार होता है उस समय के बाद जब मैच्योरेशन स्थिति में आता है, परिपक्व अवस्था में आता है, तो यही उभार उस मात्र पौधों से पृथक होकर अपने समान नए पौधों पे और नए जीवों को जन्म दे देता है, तो उसे मुकुलन कहते हैं। अब ये इसका उदाहरण हो गया मुकुलन का। नंबर 2 की अगर बात की जाए तो विखंडन। ये हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के भी प्रकारों को पढ़ रहे हैं। नंबर 2 पे आता है विखंडन। अब विखंडन का मतलब सीधा सीधा सा ये होता है, जो रहता है विखंडन का मतलब होता है टूटना, डिवाइडेशन होना। तो जीव जब अपने समान नई संतानों को विकटित होकर जन्म देता है तो उसको विखंडन कहते हैं, या उस जीव का टूटना विखंडन कहलाता है। जैसे बैक्टीरिया और जीवाणु में इस प्रकार का, बैक्टीरिया और जीवाणु में इस प्रकार का प्रजनन होता है, बैक्टीरिया और जीवाणु में, ये विखंडन है। तो विखंडन के भी अगर प्रकार की बात की जाए तो विखंडन भी 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 होता है द्विविखंडन। ये भी कभी सभी प्रश्न आता है कि द्विविखंडन को सचित्र समझाइए। तो द्विविखंडन क्या है, तो द्विविखंडन को हम लोगों को भी समझना पड़ेगा। एक नंबर 2 पे एक तो द्विविखंडन होता है और नंबर 2 पे होता है बहुविखंडन। नंबर 2 पे होता है बहुविखंडन। ये विखंडन के भी 2 प्रकार है। कई पूछे तो विखंडन के कितने प्रकार होते हैं, तो इसके भी 2 प्रकार होते हैं। ये सब बारीकियां हैं इसके अंदर है ये सब सारी चीजें। एक तो विखंडन, कभी से भी ये पूछते हैं कि विखंडन के कितने प्रकार होते हैं, तो हम लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं, विखंडन के प्रकार को क्लियर नहीं कर पाते हैं। तो विखंडन के 2 प्रकार होते हैं, एक तो द्विविखंडन और एक बहुविखंडन। कभी से भी ये बोर्ड में 10वीं में भी ये प्रश्न आता है, द्विविखंडन को समझाइए। 12वीं में भी कभी से भी आने की संभावना होती है, डीप ज्यादा प्रश्न आते हैं। तो हम लोग द्विविखंडन को समझते हैं। तो द्विविखंडन को हम लोगों को परिभाषा बतानी पड़ेगी कि द्विविखंडन क्या होता है। तो एक कोशिकी जीवों में होने वाला एक कोशिकी जीव, तो हम लोगों को इसको भी समझना पड़ेगा कि एक कोशिकी का क्या अर्थ होता है। तो एक कोशिकी की बात की जाए तो जिनका शरीर एक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है उसको कोशिकी जीव कहते हैं, और जिनका शरीर एक या अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है उसे बहुकोशिकी जीव कहते हैं। कोशिका की भी हम लोगों को जीवों की कार्यात्मक संरचनात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। तो ये जो एक कोशिकी जीवों में पाया जाने वाला प्रजनन है। द्विविखंडन की बात की जाए तो जैसे एक कोशिकी जीव कौन कौन से आते हैं, हम लोग इसके उदाहरण पढ़ लेते हैं। अमीबा है, यूग्लिना है, और भी बहुत सारे उदाहरण मेरा विषय में, ये इतने सारे इसके उदाहरण हैं द्विविखंडन के। तो हम लोग इसको कभी सभी चित्र से ही पूछते हैं कि ये द्विविखंडन को सचित्र समझाइए। तो हम लोग अमीबा को देखते हैं कि अमीबा की ये मात्र कोशिका होती है, इसका केंद्रक होता है, इसको सेंटर भी बोलते हैं, केंद्रक है, और ये इसकी अमीबा की कोशिका।
अमीबा कोशिका। इसके अंदर एक द्रव भरा रहता है जिसको इंग्लिश में साइटोप्लाज्म कहते हैं, या इंडियन इसको जीवद्रव्य भी कहते हैं। ये जो इसकी मातृ कोशिका है अमीबा की मातृ कोशिका, मातृ कोशिका भी लिख सकते हो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो, अंश पर चीनी का भी उपयोग कर सकते हो आप। ये इसकी मातृ कोशिका होती है अमीबा की, ये मातृ कोशिका है। अब इसके अंदर साइटोप्लाज्म भरा है। नंबर जैसे ही आगे बढ़ता है अमीबा में जब ये द्विखंडन होता है तो हम लोग किस प्रकार का ये द्विखंडन होता है, तो इसका जो केंद्रक होता है ये बीच में से संकरा होकर किनारों पर मोटा होकर दो भागों में बढ़ जाता है। साथ ही इसके अंदर भरा हुआ जो द्रव है, जो साइटोप्लाज्म है, वो भी दो भागों में डिवाइडेशन हो जाता है। ये नंबर 1, ये नंबर 2 और नंबर 3 की स्टेप पढ़ते हैं तो एक अमीबा से दो संतति अमीबा कोशिका का निर्माण हो जाता है। ये बहुत आईएमपी प्रश्न है, ये कभी से भी पूछते हैं कि द्विखंडन को सही तरह समझाएंगे तो हम लोग इस प्रकार से समझा सकते हैं इसको कि द्विखंडन में एक कोशिकीय जीवों में होने वाला वहा प्रजनन, जिनमें जो कोशिका का जो केंद्रक होता है वो बीच में से संकरा होकर किनारों पर मोटा हो जाता है और धीरे धीरे आगे चलकर वो जो केंद्रक होता है दो भागों में बढ़ जाता है। साथ ही इसके अंदर जो भरा हुआ द्रव होता है जिसे साइटोप्लाज्म कहते हैं, वो साइटोप्लाज्म में दो भागों में डिवाइडेशन होकर एक अमीबा मातृ कोशिका से दो नई संतति अमीबा कोशिका का निर्माण हो जाता है, तो इसे द्विखंडन कहते हैं। द्विखंडन के बाद विखंडन के भी दो प्रकार है। विखंडन इसके भी दो प्रकार है। नंबर 1 का लोग मैंने समझाया द्विखंडन की डेफिनेशन समझाई। द्विखंडन किस प्रकार से होता है, इसमें अमीबा की जो मातृ कोशिका का जो केंद्रक होता है वो बीच में से संकरा होकर दो भागों में बढ़ जाता है। साथ ही इसके अंदर जो भरा हुआ द्रव है जिसे साइटोप्लाज्म कहते हैं वो भी दो भागों में बढ़कर एक अमीबा मातृ कोशिका से दो संतति कोशिका का निर्माण हो जाता है, तो उसे द्विखंडन कहते हैं। और इस तरह का हम लोग स्ट्रक्चर बनाकर भी बोर्ड कक्षाओं में नंबर प्राप्त कर सकते हैं। बहुविखंडन, अब बहुविखंडन और द्विविखंडन। बहुविखंडन में आप लोगों को बताना है इसमें एक मात्र कोशिका से बहुत सारे जीवों का निर्माण हो जाता है, तो इस प्रकार के विखंडन को बहुविखंडन कहते हैं। जैसे प्लाज्मोडियम, अगर हम लोग प्लाज्मोडियम की बात करते हैं तो ये इसके उदाहरण भी हम लोगों को याद रखने हैं। इसमें कौन सा उदाहरण दीजिए, ये प्लाज्मोडियम की बात करते हैं तो प्लाज्मोडियम का इस तरह से स्ट्रक्चर बनता है। ये प्लाज्मोडियम एकमात्र प्लाज्मोडियम का स्ट्रक्चर मैंने आपको सामने बना दिया है। प्लाज्मोडियम ये इसके छोटे छोटे केंद्रक होते हैं, ऐसे बहुत सारे केंद्रक होते हैं इसके अंदर, कोशिका के अंदर ऐसे। ये आगे चलकर अनेक संतति कोशिका का निर्माण कर देती है, तो इसे बहुविखंडन कहते हैं। ये हम लोगों को याद हो जाना चाहिए द्विविखंडन और बहुविखंडन क्या होता है। द्विविखंडन में एक मात्र कोशिका से दो कोशिका का निर्माण हो जाता है, यहाँ पर एक मात्र कोशिका से अनेक संतति कोशिका का निर्माण हो जाता है, तो उसे हम लोग बहुविखंडन कहते हैं। अब अलैंगिक जनन के प्रकारों में हम लोग 6 प्रकार होते हैं अलैंगिक जनन के। तो नंबर 1 पे पढ़ा हम लोगों ने मुकुलन। मैंने बता दिया कि मुकुलन की क्या परिभाषा है। जीव पर एक उभार बन जाता है, वही उभार मैच्योरेशन स्थिति में पृथक होकर अपने समान नए जीवों को जन्म देता है। नंबर 2 पे बात की जाए तो विखंडन मैंने बताया कि जीवों का पृथक होना। अब ये भी 2 प्रकार से होता है, तो बहुविखंडन बताया और एक बताया द्विविखंडन। नंबर 3 की बात की जाए अलैंगिक जनन की, तो नंबर 3 पे जो पॉइंट आता है वो है बीजाणु निर्माण।
ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। ये बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, उनमें बीज एक बीजाणुधानी होती है और उस बीजाणुधानी के अंदर बीज बनते हैं। जैसे कि मान लो उदाहरण के लिए मैं आपको उदाहरण हम लोगों को याद रखना है। जैसे राइजोपस एक पौधा है, राइजोपस। अब अगर राइजोपस की बात की जाए तो ये राइजोपस जो होता है, ये पौधा होता है। ये जो राइजोपस की बात की जाए तो ये जो राइजोपस के ऊपर जो होती है इसको बोलते हैं बीजाणुधानी। अब ये जो बीजाणुधानी होती है, इस बीजाणुधानी के अंदर असंख्य बीजों का निर्माण होता है। ऐसी बहुत सारी, और इस राइजोपस के अंदर बहुत सारी ऐसी बीजाणुधानी होती है। और ये जो इस बीजाणुधानी में बीजों का निर्माण होने के बाद जब वो मैच्योरेशन स्थिति पर पहुंच जाते हैं, परिपक्व अवस्था में आ जाते हैं, तो इस बीजाणुधानी में प्रस्फुटन होता है। अर्थात ये ब्लास्ट होती है, प्रस्फुटन होता है। और प्रस्फुटन के बाद इनके अंदर जो उपस्थित जो बीज होते हैं वो सारे बीज एटमॉस्फेयर में फैलते हैं और उन बीज जब वो जमीन पर गिरते हैं तो उनसे भी नए पौधों का निर्माण हो जाता है। तो ये भी बीजाणु निर्माण भी आलेखी जनन का एक बहुत बड़ा प्रकार होता है। राइजोपस पौधों में बीजाणुधानी होती है और इन बीजाणुधानी में बीजों का निर्माण होता है और अनुकूल स्थिति पर आने पर ये जो बीज होते हैं भूमि पर गिरते हैं और अपने समान नए पौधों का निर्माण करते हैं, तो उसे बीजाणु निर्माण कहते हैं। उदाहरण जैसे राइजोपस। नंबर 4 की बात की जाए तो उसमें आता है पुनर्जनन। रीजनरेशन। ये जो रहता है पुनर्जनन, ये पुनर्जनन जो रहता है इसमें जो रहता है कि कुछ जीव ऐसे होते हैं कि इनमें अगर किसी कारणवश उनके भाग आइसोलेट हो जाते हैं, मात्र जीव से आइसोलेट हो जाते हैं। उदाहरण के लिए हम लोग जैसे छिपकली को देखते हैं, इसका उदाहरण थोड़ा सा छिपकली को देखते हैं, तो जो छिपकली की जो टैल होती है किसी कारणवश अगर उससे आइसोलेट हो जाती है तो कुछ समय के बाद वो रिकवर होती है, मतलब उनमें रिजनरेशन होता है, वो पुनः निर्माण हो जाती है, उनका फिर से विकास हो जाता है। मनुष्य में ऐसा नहीं पाया जाता है कि किसी भी फिंगर आइसोलेट हो गई तो वो पुनः आ जाती है, लेकिन कुछ जीवों में पाया जाता है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया छिपकली, एक सैलामेंडर के अगर भुजाएं जो आइसोलेट हो जाती है तो कुछ समय के बाद भुजाओं का रिकवर हो जाती है, पुनः उनका निर्माण हो जाता है, तो पुनर्जन्म कहलाता है। सीधे सी डेफिनेशन बताना है कि जब कोई जीव के शरीर से कोई अगर किसी कारणवश कोई भाग अलग हो जाता है तो कुछ समय के बाद उसका पुनः निर्माण हो जाता है, तो पुनर्जन्म कहते हैं। नंबर 5 पे आता है खंडन। अब ये खंडन जो बताना है ये बहुकोशिकीय जीवों में पाया जाता है। हम लोगों को बताना है कि बहुकोशिकीय जीवों में पाए जाने वाला प्रजनन। बहुकोशिकीय जीवों का मतलब जिनमें मेल गैमेट्स भी हो और फीमेल गैमेट्स भी हो, मेल गैमेट्स हो और फीमेल गैमेट्स हो, आपस में दोनों फर्टिलाइजेशन की क्रिया करते हैं, निषेचन की क्रिया करते हैं और उससे फिर जाइगोट बनता है और जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनता है, जिसे भ्रूण कहते हैं, और वो फिर अपने समान नए जीवों को जन्म देता है। तो इस प्रकार के जो रहते हैं उनको खंडन कहते हैं। तो क्या बताना खंडन में, तो बहुकोशिकीय जीवों में होने वाला वहाँ प्रजनन जिनमें नर गैमेट्स और मादा गैमेट्स आपस में निषेचन की क्रिया करके जब अपने समान नए जीवों को जन्म देते हैं तो उसे
खंडन कहते हैं। उदाहरण भी इसके हैं, स्पाइरोगायरा इसका उदाहरण है, स्पाइरोगायरा और बहुत सारे बहुकोशिकीय जीव इसके उदाहरण हैं। आज के लिए इतना ही काफी। आज अगले कालखंड में हम पुनः आपके बीच इसके आगे की स्टोरी लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को आप आसानी से देखें और समझने की कोशिश करें। धन्यवाद।